100 टॉपिक सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से ही एक टॉपिक जिसका नाम है यूनियन। यूनियन यानी संघ। ये संघ के बारे में जिक्र जो है वो भाग 5 में है। भाग 5 से संबंधित है संघ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्य के प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो पूरे भारत के प्रमुख हैं। इनको देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। संवैधानिक स्थिति और इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद जो है वो कुछ याद करना होता है। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 53 में। और भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो है अनुच्छेद 52 में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात बोला गया अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में। पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पात्रता होंगे या नहीं होंगे और क्या उसका योग्यता है, इसके बारे में जिक्र जो है वो अनुच्छेद 57 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब जो है वो अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? राष्ट्रपति के योग्यता जो है वो अनुच्छेद 58 में दिया हुआ होता है। राष्ट्रपति जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। आकस्मिक रिक्ति के स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कही गई है, वो है अनुच्छेद 65 में। जब आकस्मिक स्थिति आ जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 65 में यह लिखा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनका पूरा योग्यता का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। इसके तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। कम से कम जो है उनका 35 वर्ष जो उम्र जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक होने चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो योग्यता रखते हों। और वो किसी भी लाभ के पद पे न हो। लाभ के पद कहने का मतलब सरकारी नौकरी में ये नहीं हो, बिजनेसमैन भी नहीं हो। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य जो है वो संसद के भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभा जो है वो विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। और साथ में दिल्ली और पुद्दुचेरी का विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति निर्वाचन में एक तो हो गया संसद के लोग जो निर्वाचित है, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित है वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा जो है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली पुद्दुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो पहले दिल्ली और पुद्दुचेरी के लोग जो है विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के लिए वोट देने का अधिकार मिला। चुनाव की विधि क्या है? तो राष्ट्रपति की चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब बात करते हैं अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात किया जाए
तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग चलाने का आधार क्या हो सकता है? तो केवल संविधान उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ही उन पे इम्पीचमेंट जो है वो ला सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग लगाने का प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 1/4 सदस्य जो है वो उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस जो है वो देना बहुत जरूरी है। यह प्रस्ताव जो है वो सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जो भी प्रस्ताव आया है उस सदन के कुल बहुमत का 2/3 मत से जो है वो पारित होना चाहिए। फिर जब दूसरा सदन में जाएगा तो दूसरा सदन जो है वो आरोपों का जांच करेगा। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा दिया जाएगा। तो पद से हटाने का तरीका क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले तो हम विधेयक जो है राष्ट्रपति को हटाने वाला विधेयक चाहे तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी में भी ला सकते हैं, लेकिन विधेयक लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर विधेयक लाना है तो उस सदन के 1/4 सदस्य जो है वो हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद उसको 2/3 से बहुमत से पास करेंगे। जब 2/3 बहुमत से पास होकर के विधेयक दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन जो है वो आरोपों को जांच करेगा। अगर आरोप जांच करने के बाद वो गलती पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देगा, तब जाकर के राष्ट्रपति जो है वो हट जाएंगे। अब है राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति का शक्ति और कार्य इनको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कार्यकारी शक्ति। तो राष्ट्रपति का कुछ कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर भी है। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति यानी फिनेंशियल पावर भी है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर है और राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति यानी इमरजेंसी पावर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्ति के बारे में। कार्यकारी शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं किनका किनका? तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी, कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, ये सब की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री जो बनाए जाते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर उनके सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्र प्रशासन की बात करें तो केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। केंद्र सरकार का जो भी कार्यकारी कार्य है वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। राष्ट्रपति के दूसरा है विधायी शक्तियाँ यानी लेजिस्लेटिव पावर। तो राष्ट्रपति चाहे तो संसद के सत्र को बुला सकते हैं और सत्र को समाप्त कर सकते हैं, चाहे तो वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुला सकते हैं, संसद के सत्र को समाप्त कर सकते हैं और लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो आम चुनाव के बाद पहले सत्र या फिर प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो आम चुनाव के बाद पहला सत्र या फिर हर एक साल का पहला सत्र जो है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, दोनों सदनों को एक साथ। फिर राष्ट्रपति जो है वो विधेयकों पर सहमति भी देते हैं। किसी विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति का सहमति जो है वो आवश्यक है। वह साधारण विधेयकों को पुनर्विचारण के लिए लौटा सकते हैं लेकिन धन विधेयक को नहीं। राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियां कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक के बारे में उनके पास शक्ति है।
राष्ट्र धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को की पूर्व सहमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में धन विधेयक जो है वो पेश नहीं किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में राष्ट्रपति को पावर है। प्रति वर्ष संसद के समक्ष केंद्रीय बजट जो है वो रखवाना काम है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री जो है प्रति वर्ष केंद्रीय बजट जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां कहने का मतलब क्या? राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा कम करने, सजा को निलंबित करने, क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। फिर क्या है? राष्ट्रपति का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। वो चाहे तो सलाह दे सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है। आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी जो है वो घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अगर राज्य में, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगर भारत की वित्तीय स्थिरता पर खतरा अगर भारत की वित्तीय स्थिरता पर खतरा है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब है राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति से जुड़े तथ्य की बात करें तो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति की पद खाली हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, त्याग पत्र दे दिए हैं या उनको हटा दिया गया है, किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया है तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और ये बात बोला गया था अनुच्छेद 65 में शायद। जब दोनों का पद रिक्त हो, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन जो है वो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है, जिसका अर्थ है कि इस पर संसद में मतदान नहीं किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो कितना है? 5 लाख अभी है 2025 के अनुसार। 2025 तक राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कितना है? 5 लाख। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भारत में राष्ट्रपति के बाद यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अनुच्छेद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात बोला गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में।
उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 के तहत। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है अनुच्छेद 67 में, और उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं अनुच्छेद 65 के तहत। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो भी योग्यता है वो दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66.3 में। तो सबसे पहले तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष उम्र जो है वो पूरी हो चुकी होनी चाहिए, वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हों, और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 66 में। अब उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सदस्य कहने का मतलब चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों सदस्य जो है वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव की विधि क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा जो है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और वो भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य। उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को ऐसे तो पद ग्रहण करने से 5 साल बाद वो अपने से आप से ही हट जाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है अनुच्छेद 67 में। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं किसको? उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं किसको? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 67A के अनुसार। उनको हटाना अगर है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 67B में। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा की सहमति जो है वो प्राप्त हो। नोट: इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कम से कम 14 दिन पहले उनको नोटिस न दिया जाए, उपराष्ट्रपति को नोटिस न दिया जाए। उपराष्ट्रपति के शक्ति और कार्य। उपराष्ट्रपति के शक्ति और कार्य की बात करें तो उपराष्ट्रपति का दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका: उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लगभग लोकसभा अध्यक्ष के समान होता है। उपराष्ट्रपति का शक्ति और कार्य जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के जैसा ही होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं, और जो भी बैठक होता है उसके अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति, उन्हें सदन में मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन जब मतदान जो है वो बराबर हो जाए, दोनों पक्ष में बराबर बराबर का वोटिंग हो जाए, तब उपराष्ट्रपति जो है वो अपना निर्णायक मत जो है वो दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो अपना निर्णायक मत देते हैं, ये अधिकार उनको कौन से अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 100 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो अपना निर्णायक मत जो है वो दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 65 में।
जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यकाल नहीं करते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करते हैं। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति जो है वो उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 6 महीने तक ही पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जो है वो अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात करें तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति का मासिक वेतन जो है वो कितना है? 4 लाख। 2025 तक उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो कितना है? 4 लाख। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री जो है वही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख यानी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। इन्हें ही सरकार का प्रमुख कहा जाता है। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होता है और उस मंत्री परिषद का हेड जो है वो होता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान यानी मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, शपथ, ये सब जो है वो किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो होती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन से संबंधित जानकारी दे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी जानकारी जो है वो दे। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो सभी कार्यकारी जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जिक्र करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो होती है अनुच्छेद 75 के द्वारा। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करना होता है। प्रधानमंत्री की कुछ विवेक शक्ति है क्या? यदि लोकसभा में कोई भी दल जो है वो स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करके सबसे बड़े दल का गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, जिसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत जो है वो सिद्ध करना होता है। ये राष्ट्रपति का विवेक शक्ति है। अगर कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक का उपयोग करके जो गठबंधन बना है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए नियुक्त करते हैं और 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत जो है वो सिद्ध करना होता है। प्रधानमंत्री की योग्यता संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई विशिष्ट योग्यता जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो क्या? सबसे पहले वो संसद के सदस्य बनने चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है, बिना सदस्य रहे ही अगर वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो उनको संसद का सदस्य जो है वो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री का पद जो है वो छोड़ देना होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 30 वर्ष का चाहिए।
कार्यकाल, प्रधानमंत्री को कार्यकाल और उनको पद से हटाया जाना। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति तब तक प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकते जब तक कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त रखे। बहुमत खोने पर राष्ट्रपति जो है वो उसे पद को छोड़ने के लिए कह सकता है या फिर लोकसभा को भंग कर सकता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र जो है वो सौंप सकता है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं और शक्ति है उसके बारे में। तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्ति प्राप्त है। कैसे कि वो मंत्रियों की सिफारिश करते हैं, विभागों का आवंटन करते हैं, निर्देशन करते हैं त्यागपत्र से संबंधित और समाप्ति से संबंधित। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को नियुक्त किए जाने वाले प्रधानमंत्री के नामों की सिफारिश करना, मंत्रियों के नामों की सिफारिश करना। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों की नाम का सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि इनको आप मंत्री बना दीजिए। मंत्रियों के बीच विभाग का वितरण या फेरबदल जो करना हो वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं। निर्देशन, सभी मंत्रियों को निर्देशित करना, नियंत्रित करना और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को बोले कि तुम त्याग पत्र दे दो। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति को बोल सकता है कि इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दो, हटा दो। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से या मृत्यु से मंत्रिपरिषद जो है वो अपने आप ही भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री ही त्याग पत्र दे दिए हैं या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाता है। अब राष्ट्रपति के संबंध में भी प्रधानमंत्री को कुछ शक्ति हासिल है। तो संचार का माध्यम, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य चैनल है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच बातों का आदान प्रदान करता है अनुच्छेद 78 के तहत, यानी संचार का माध्यम है। सूचना प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जो है वो संघ के मामलों के प्रशासन, कानून बनाने के प्रस्तावों से संबंधित सभी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो प्रशासन का, कानून का जानकारी राष्ट्रपति को देता है। सलाह की बात करें तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है। कैसा सलाह? तो महान्यायवादी, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष के सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री के पास अधिकार प्राप्त है संसद के संबंध में। संसद के संबंध में भी प्रधानमंत्री को अधिकार प्राप्त है। सत्र की सिफारिश, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए, सत्रवासान करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि संसद का सत्र को आहूत किया जाए या फिर संसद के सत्र को समाप्त कर दिया जाए। लोकसभा भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति को सलाह दिया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री के अन्य कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अंतरराज्य परिषद की अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री जो है वो देश के विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार के मुख्य संकटकालीन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री जो है वो सत्तारूढ़ दल का नेता के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो यह एक संवैधानिक पद है। भारत का महान्यायवादी पद जो है वो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 के तहत एक भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है वो धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) में ये बोला गया है। महान्यायवादी जो है वो संसद के सदनों और समितियों में भाग ले सकता है। यह बात बोला गया है अनुच्छेद 88 में। महान्यायवादी जो है वो संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो महान्यायवादी बनने के लिए वह योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर होने चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। महान्यायवादी का कार्यकाल और उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय हटा सकते हैं। हटाने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का आधार जो है वो निर्धारित नहीं है। परंपरा क्या है? तो सरकार के त्याग पत्र या फिर बदल जाने पर परंपरागत रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं महान्यायवादी, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही होती है। पारिश्रमिक संविधान द्वारा महान्यायवादी का वेतन जो है वो तय नहीं किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का वेतन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का शक्ति और कार्य क्या है? तो महान्यायवादी की शक्ति और कार्य की बात करें तो उनका कानूनी सलाह देने का अधिकार है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं महान्यायवादी, जिन्हें राष्ट्रपति उन्हें सौंपते हैं। भारत सरकार को उन कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं जिन्हें राष्ट्रपति उन्हें सौंपते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है वो कोई मैटर जो है वो इनको महान्यायवादी को देंगे और महान्यायवादी जो है वो उस मैटर पे अपना सलाह देंगे। महान्यायवादी का कानूनी कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करना है। महान्यायवादी सरकार का प्रतिनिधित्व भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में भारत का सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का महान्यायवादी जो है वो एक तरह से भारत सरकार के तरफ से वकील होता है। भारत सरकार का जो भी केस होता है वो कौन लड़ता है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अब है महान्यायवादी के अधिकार और सीमाएं। तो महान्यायवादी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है। पहले प्राप्त अधिकार की बात करें तो संसद में उपस्थित महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें बोलने का अधिकार है, उनकी समितियों में भाग लेने का अधिकार है।
अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी जो है वो किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उनकी समितियों में भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के अनुसार, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। मतदान अधिकार जो है वो महान्यायवादी के पास नहीं है। महान्यायवादी को संसद के सदनों में मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। विशेषाधिकार महान्यायवादी को एक संसद का सदस्य की तरह ही सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई, भारत के महान्यायवादी जो है उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। सीमाएं क्या है महान्यायवादी का? कुछ लिमिटेशंस है, जैसे क्या? वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या ब्रीफ स्वीकार नहीं कर सकता है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार के विरुद्ध जो है वो कोई सलाह नहीं दे सकता है। उन्हें भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव करने की अनुमति नहीं है। महान्यायवादी को भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम के निदेशक का पद स्वीकार करने का अनुमति जो है वो नहीं है। छठा, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो महान्यायवादी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है वो होते हैं। ये पद जो है वो संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि वैधानिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है ये संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है। अब बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो कैग जो है वो भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लोक वित्त फाइनेंस का मुख्य संरक्षक है। लोक वित्त फाइनेंस का मुख्य संरक्षक होता है। कैग जो है वो पूरे देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। कैग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वो किसको बताया गया है? कैग को। संवैधानिक कुछ प्रावधान की बात करें तो कैग का संविधान में पद कहाँ है? भाग 5 में है कैग का पद। कैग का पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में एक महालेखा परीक्षक नियंत्रक का पद बनाया गया है। कैग का जो भी कर्तव्य या शक्ति है उसको कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 149 में। संघ और राज्यों के खातों का स्वरूप जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 155 में। और कैग की लेख परीक्षा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वो सौंपते हैं अनुच्छेद 151 के तहत। कैग जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है अनुच्छेद 151 के तहत। संघ और राज्यों के खातों का स्वरूप जो है अनुच्छेद 150 में दिया गया है। कैग के कर्तव्य और शक्तियां जो है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 149 में। और कैग का पद जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 148 में। अब बात करते हैं कैग का नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने के बारे में। तो कैग को नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है कैग को। कैग के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो संविधान में कोई विशिष्ट योग्यता जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन सामान्यतः सार्वजनिक प्रशासन और लेखा परीक्षा में अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। कैग जो है वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष संविधान और विधायों के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की शपथ लेते हैं। कैग का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक होता है, जो पहले हो जाए। कार्यकाल जो कैग जो है वो 6 साल या फिर 65 साल तक काम करते हैं। कैग को हटाने की बात करें तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और हटाने का अधिकार क्या हो गया कि सिद्ध कदाचार, उनका गलती मिसबिहेवियर पकड़ा गया है या फिर अक्षमता, वो अब सक्षम ही नहीं है।
पुनर्नियुक्ति, तो कैग अपने पद पर नहीं रहने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। कैग जब भारत सरकार के अधीन कोई पद पर नहीं है तब वो भारत सरकार के अधीन या फिर किसी भी पद पर वो जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। कैग का स्वतंत्रता क्या है भाई? तो कैग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने कोई प्रावधान नहीं किया है। कैग को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने वाला प्रक्रिया से ही उनको हटाया जा सकता है। कैग का वेतन और सेवा शर्तें जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैग का वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। भारित व्यय की बात करें तो कैग का वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय जो है वो भारत के संचित निधि पर ही भारित होता है और उन पर संसद में मतदान नहीं होता है। कैग का कार्य और कर्तव्य। कैग का कार्य और कर्तव्य की बात करें तो कैग के कार्य और शक्तियां कैग अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित की गई है और कैग की कार्य और शक्ति जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 149 में। तो कैग जो है वो निम्नलिखित खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करते हैं। सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार की खातों का। तो केंद्र और सभी राज्य सरकारों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी व्यय का ऑडिट करते हैं। कौन? लोक लेखा समिति। सरकारी कंपनी। केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सभी सरकारी कंपनियों के खातों का परीक्षण जो है वो कैग करता है। सरकारी अनुदान। केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी निकायों और प्राधिकरणों का लेखा परीक्षा जो है वो कैग करता है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लाभ हानि खाते। संघ और राज्यों के राजस्व से संबंधित सभी लेन देन जो है वो कैग जो है वो वही करवाता है। कैग जो है वो लोक लेखा समिति के मित्र, लोक लेखा समिति के दार्शनिक, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, काम करता है। कैग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पैक के समक्ष रखी जाती है। पैक जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष जो है वो कैग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है और उसके बाद पैक जो है वो इसकी जांच करती है। पैग के जांच के दौरान कैग की सहायता जो है वो कैग जो है वो अपना सहायता प्रदान करता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो कैग जो ऑडिट करता है रिपोर्ट उसके की बात करते हैं। तो कैग जो है वो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 151 में। कैग जो है वो अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कैग जो है वो राष्ट्रपति को 3 प्रकार का रिपोर्ट सौंपता है। एक विनियोग खातों का, दूसरा वित्त खातों का और तीसरा सरकारी उपक्रम का। विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सरकार के खर्च की जांच करती है। वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है इसमें सरकार के वित्तीय लेन देन और राजस्व की जांच करती है कैग। सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बात करें तो इसमें सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन की जांच करती है कैग। अब है नियंत्रक बनाम महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर वर्सेस ऑडिट जनरल। तो इनकी बात करें तो भारत में कैग के पास केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका है, नियंत्रक की नहीं। नियंत्रक का अर्थ है कि वह सरकार के खातों से पैसा निकालने से पहले अनुमति देता है। तो महालेखा परीक्षक कैग सरकार द्वारा खर्च किए जाने के बाद ही खातों का लेखा परीक्षण जो है वो करते हैं। ब्रिटेन में कैग कैसा है? तो ब्रिटेन में कैग के पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्तियां होती है, जिसका अर्थ है कि वहां कोई भी पैसा उनकी अनुमति के बिना संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती है।
यानी ब्रिटेन में कैग जो है वो पैसा निकालने के लिए सरकार को अनुमति भी देता है और जो पैसा खर्च करता है सरकार उसका जांच भी करता है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो है वो सरकार को पैसा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता है कैग, लेकिन हाँ जब वो खर्च कर ले तो उसका जांच कर सकता है। तो अभी तक जो पढ़े उससे जुड़े हुए चीज़ों का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का ही प्रथम नागरिक होता है, पूरा प्रमुख होता है। तो भारत का राष्ट्रपति पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता क्या है, इसका जिक्र है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। आकस्मिक रिक्त में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के जैसा काम करते हैं, ये बात बोला गया अनुच्छेद 65 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। उस अध्यादेश का वैलिडिटी 6 महीना होता है। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति का योग्यता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 58 में। क्या क्या योग्यता है, तो राष्ट्रपति भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने लायक होने चाहिए, लाभ के पद पे वो नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। ये शुरुआत हुआ था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके अनुच्छेद 61 के तहत। प्रक्रिया क्या है, तो प्रस्ताव जो है वो किसी सदन में भी लाया जा सकता है, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। प्रत्येक सदन जो है वो 2/3 बहुमत से जब पारित कर देगा तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री को, मंत्री को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को और गवर्नर को। ये सब को नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को संबोधित करते हैं, विधेयकों पर अपना हस्ताक्षर देते हैं। राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, बाकी सब विधेयक को लौटा सकते हैं। और धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना होता है। और राष्ट्रपति जो है वो हर एक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो हर एक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं 352 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपात लगा सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। अन्य तथ्य की बात करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अभी फिलहाल राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख मासिक है और यह भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में,
तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64 के अनुसार। उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव जो है वो होता है अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह दिया गया अनुच्छेद 67 में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो उपराष्ट्रपति काम करते हैं अनुच्छेद 65 के तहत। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये दिया गया है अनुच्छेद 66.3 में। वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष उम्र जो है वो पूरा होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र था, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है। राष्ट्रपति में क्या था कि वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य बनने लायक होने चाहिए और दोनों भारत के नागरिक हों और दोनों लाभ के पद पे नहीं हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार। तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उसमें दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त होती है, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले हटाने से पहले नोटिस जो है वो देना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति का कार्य और शक्ति क्या है? तो उस उपराष्ट्रपति का भूमिका 2 है, एक तो उपराष्ट्रपति हैं और दूसरा वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बोला गया है अनुच्छेद 64 में। सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। सदन में मतदान देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है, लेकिन अगर 50-50 हो जाए 2 मत में तो वो निर्णायक मत जो है वो दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत जो है वो देते हैं अनुच्छेद 100 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं अनुच्छेद 65 के तहत। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन के रूप में कोई वेतन फिक्स नहीं है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपया उनको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनको 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की बात करें तो देश का वास्तविक प्रमुख जो होता है, कार्यकारी प्रमुख, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। राष्ट्रपति को प्रशासन या निर्णयों की जानकारी देने का कर्तव्य है किनको? राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारे काम के बारे में जानकारी दे, ये बात बोला गया अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर स्पष्ट बहुमत जो है वो न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 महीना के अंदर विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास करना होता है। प्रधानमंत्री का योग्यता क्या है? तो प्रधानमंत्री का योग्यता है कि सबसे पहले वो प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वह बिना सदस्य रहे ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया है तो उसको 6 महीना के अंदर किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता हासिल करना होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। कार्यकाल से हटाना, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लोकसभा में बहुमत खोने पर राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को हटा देते हैं और
अगर प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है तो मंत्रिपरिषद जो है वो स्वतः ही भंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद जो है वो अपने आप ही भंग हो जाता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्ति। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के नाम की सिफारिश करते हैं, विभागों का आवंटन करते हैं, विभागों में फेरबदल करते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य चैनल है कौन? प्रधानमंत्री। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री जो है वो सत्र आहूत, सत्रावसान और लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। नीति आयोग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होता है। विदेश नीति निर्धारण, मुख्य संकटकालीन प्रबंधक, ये सब का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। भारत का महान्यायवादी पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है वो धारण करता है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। संसद के सदनों समितियों में महान्यायवादी जो है वो भाग ले सकता है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 88 में। नियुक्ति और योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और योग्यता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो सारा जो है वो योग्यता होना चाहिए भारत के महान्यायवादी के पास। कहने का मतलब क्या कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज या फिर 10 साल के लिए हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के राय में वो बहुत ही विधिवेता होना चाहिए। महान्यायवादी का कार्यकाल और पद से हटाए जाना। महान्यायवादी का कार्यकाल की बात करें तो इनकी कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को किसी भी समय हटा सकते हैं, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अगर मंत्री जो परिषद जो है बदल जाती है तो महान्यायवादी अपना त्यागपत्र खुद ही दे देते हैं। महान्यायवादी का कार्य और कर्तव्य। भारत सरकार का कानूनी मामलों में सलाहकार होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन? महान्यायवादी। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किए गए संदर्भों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं महान्यायवादी। अधिकार और सीमाएं। अधिकार और सीमाएं क्या है इनका महान्यायवादी का? तो संसद के दोनों सदनों में वो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। अधिकार ले सकते हैं अनुच्छेद 88 के अनुसार। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी जो है वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है। सीमाएं, उनका मतदान देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए वोटिंग भी वो नहीं कर सकता है। विशेष अधिकार क्या है? तो संसद के सदस्य के समान ही महान्यायवादी को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या मामला स्वीकार नहीं कर सकता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो को एक संवैधानिक पद नहीं है। अब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो कैग का पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। कैग का पद जो है वो है अनुच्छेद 148 में। लोक वित्त का मुख्य संरक्षक बोला जाता है कैग को। लोक वित्त का मुख्य संरक्षक बोला जाता है कैग को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था कैग को। कैग का कर्तव्य और शक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 149 में। कैग का कर्तव्य और शक्ति निर्धारित किया गया है कैग अधिनियम 1971 के अनुसार। कैग जो है वो अपना लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 151 के अनुसार। बात करते हैं कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाना। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग का कार्यकाल है 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। हटाने का प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उसी तरह से कैग को हटाया जा सकता है और आधार होगा सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
पुनर्नियुक्ति, तो पद पर नहीं रहने के बाद भारत सरकार जो है या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए कैग जो है वो पारित नहीं होते हैं, पात्र नहीं होते हैं। स्वतंत्रता, तो कैग का सुरक्षित कार्यकाल है, इनको आराम से तुरंत नहीं हटाया जाता है। इनका वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। खर्च पर भारत की संचयी निधि पर भारित होता है। ये महालेखा नियंत्रक का खर्च जो है भारत के संचित निधि पर ही भारित होता है, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं करवाया जाता है। कार्य और कर्तव्य की बात करें तो केंद्र या राज्य सरकारों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षा जो है वो ये करता है। सभी सरकारी कंपनियों और सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों की लेखा परीक्षा करता है कैग। कैग जो है वो पैक का मित्र यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र, दार्शनिक या मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा परीक्षक कैग जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति जो है वो रिपोर्ट को फिर संसद के समक्ष रखता है। 3 तरह का रिपोर्ट जो है वो जारी करता है कैग। एक विनियोग खाते, वित्त खाते और सरकारी उपक्रमों पर खाते। नियंत्रक बनाम महालेखा परीक्षक, तो भारत में कैग के पास केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका है, यानी जब सरकार अपना पैसा खर्चा कर ले तो उसका जांच कर सकता है। नियंत्रक की शक्ति नहीं है, यानी खर्च करने से पहले सरकार जो है वो कैग का अनुमति नहीं लेता है। लेकिन ब्रिटेन के पास कैग के पास दोनों शक्ति है, यानी नियंत्रक का है भी और महालेखा परीक्षक का भी। यानी सरकार पैसा खर्चा करना चाहे तो पहले कैग से पूछना पड़ेगा और उसके बाद खर्चा करना है, और खर्चा हो जाने के बाद उसका जांच भी करना है। तो ये था भाग 5 से संबंधित जानकारी, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।